अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट में देखा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सारा हमने देख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट के जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिसीज़ेज़ होती हैं, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के बगैर डिसीज़ेज़ होती हैं, और जो हमारी सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स के मेडिएटेड के बगैर जो थी उसमें मिनिमल चेन डिजीज़ थी और फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस थी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, फूड प्रोसेसेस की एफेसमेंट हो रही थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको नज़र आ रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही थी एक्सेप्ट ये कि लिपिड डिपॉजिट्स थे, ठीक है। और उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह नहीं थी, ठीक है। और मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा था कि ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेनस में जो है सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स थे, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स थे, ठीक है। टाइप 1 में सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स थे, टाइप 2 में इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स थे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस उसमें डिपोजिशन होती है। जो टाइप 1 होती है उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से होती है। टाइप 2 जो होती है वो हमारे पास होती है किसी वजह से, जो है टाइप 2 जो होती है वो C3 की वजह से, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि उसमें जो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें जो है सिंपली थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन नज़र आती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस उन दोनों में जो है ग्रैनुलर होती है क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होती है। और उन दोनों में जो है ना, मतलब जो मेम्ब्रेनस होती है उसमें हमारे पास स्पाइक एंड डोम पैटर्न मिलता है, जबकि जो ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है दूसरी वाली, जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव वाली है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें आपको ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से। यही हमने पढ़ा था। और डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी में हमने देखा था कि इफ्रंट आर्टीरियोल ज़्यादा इफेक्ट होता है, GFR ज़्यादा हो जाता है, हाइपोअल्बुमिनुरिया हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि फिर हम एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होता है ना, तो उसकी वजह से फिर हम एंजियो उसको ब्लॉक कर देते हैं। और उसमें एक हमने नोड्यूल पढ़ा था जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में बनता है, कीमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स, ठीक है। मेसेंजियल जो है ना उसकी स्क्लेरोसिस की वजह से। यही हमने पढ़ा था, ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया ताकि आपको मेन पॉइंट्स जो है वो माइंड में रहे इंशाल्लाह। फिर हमारे पास आता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो होता है इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर क्या, ब्लड जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। आरबीसी के कास्ट मिलते हैं, डिसमॉर्फिक आरबीसीज यूरिन में मिल रहे होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स के अंदर जब आरबीसीज ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो कास्ट की फॉर्म में ऐसे ट्यूब्यूल्स के अंदर जमा हो जाते हैं, ऐसे टूटे हुए आरबीसीज। तो जब वो यूरिन में आते हैं वो ऐसे कास्ट की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की शेप की फॉर्म में बाहर आते हैं, इनको आरबीसीज कास्ट कहते हैं। इसमें प्रोटीन यूरिया होता है लेकिन 3.5 ग्राम्स पर डे से कम होता है, जबकि पीछे हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा था उसमें 3.5 ग्राम से ज़्यादा जो है यूरिन में आ रहा होता है प्रोटीन, ठीक है। ओलिगोयूरिया इज़ोटीमिया होता है, इसमें हाइपरटेंशन होती है और पेरी ऑर्बिटल एडीमा होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पूरी बॉडी में एडीमा हो रहा था। अच्छा, ये बायोप्सी जो है उसमें हमें जो है ना, जो ग्लोमेरुलाई होता है उसकी हाइपरसेलुलरिटी और इन्फ्लेमेशन मिल रही होती है, ठीक हो गया। अब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिट होते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट C5a जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है और उसकी वजह से किडनी डैमेज स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें हमने 2 डिजीज़ेस मेन पढ़नी है, उसमें हमारे पास मतलब 4 डिजीज़ेस हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दूसरी हम पढ़ेंगे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तीसरी हम पढ़ेंगे IgA नेफ्रोपैथी, चौथी हम पढ़ेंगे एल्पॉर्ट सिंड्रोम, ठीक है। अब जो सबसे पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसके बारे में आपको क्या पता है पहले से? आपको पता होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस का एक हमारे पास फ्रेंजाइटिस होता है, स्ट्रेप थ्रोट होता है। अगर उसको हम प्रॉपर्ली मतलब एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजन के अगेंस्ट, वही एंटीजन्स जो है, वही एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारी बॉडी के सिस्टम्स के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाती है, मोस्टली हमारी जो किडनी की मेम्ब्रेन्स होती है उसके अगेंस्ट, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद। तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्चुअली वही चीज़ है, ओके। नेफ्राइटिक सिंड्रोम वो वाला जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलिटिक जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन के बाद होता है स्किन या फेरेंक्स के, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एम प्रोटीन्स होती हैं ना उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हुई होती है, वही हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी जो है स्टार्ट हो जाती हैं 2 to 3 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन हमारी किडनी के अगेंस्ट, हमारी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से किडनी में ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर। इसको हम हीमोचूरिया कहते हैं, ओलिगोयूरिया होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, पेरी ऑर्बिटल एडीमिया, सारे साइंस हमारे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में होता है क्योंकि स्ट्रेप थ्रोट ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, ठीक है। बच्चों की किडनी ख़राब होती है इससे। हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम ग्लोमेरुलाई हमें मिलता है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हमें ग्लोमेरुलाई जो होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम मिलता है, ठीक है। और इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन होती है, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था अगर तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है तो ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी। अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है उसमें गुड पास्चर सिंड्रोम आगे पढ़ेंगे, उसमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आती है क्योंकि उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं डिपोजिशन होती, उसमें खाली एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। और सब एपिथेलियल हार्म्स हमें मिलते हैं। सब एपिथेलियल हमने पीछे कहाँ पढ़े थे,
सब एपिथेलियल हमने पढ़े थे कहाँ पर, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी सब एपिथेलियल डिपोजिशन होती है, जिसमें हमने देखा था कि स्पाइक एंड डोम पैटर्न बन रहा होता है। यहाँ पे भी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी सब एपिथेलियल हम्प्स बनते हैं, और वो हमारे पास जो है पोडोसाइट्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में बन रहे होते हैं, हम्प्स बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है। वैसे ये ओवरऑल सारी मेम्ब्रेन्स को आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व कर लेते हैं, मीन सब एपिथेलियल भी होते हैं, सब एंडोथेलियल भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब एपिथेलियल है हम्प्स बनते हैं इसमें। ट्रीटमेंट इसका सपोर्टिव होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं 1% वो रीनल फेलियर की तरफ जाते हैं, और 25% अडल्ट जो हैं वो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ चले जाते हैं। तो हम ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देख लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इधर से। तो जो हमारे पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, उसकी 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक लीनियर पैटर्न होता है, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला, ठीक है। एक ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। मैंने आपको बताया अगर तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे, जस्ट एंटीबॉडी है, एंटी बेसमेंट एंटीबॉडी, ठीक है, तो वो हमारे पास लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देगी। अगर हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन हो रही है तो वो ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देगी। अगर हमारे पास कोई भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस नहीं है, मतलब कि कुछ है ही नहीं है, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कोई खाली एंटीबॉडीज़ भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पॉसी इम्यून, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है 3 तरह की, फिर उसके हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था लीनियर एक ही चीज़ में हमें मिलता है, गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम में फिर क्या होता है कि ये हमारे लंग्स को और किडनी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, लंग्स एंड किडनी को इन्वॉल्व करता है। जब ये लंग्स को इन्वॉल्व करेगा मीन्स दैट के एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारी किडनी लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो उसको डैमेज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लडी वॉमिटिंग आएगी, हिमोप्टिसिस होगी, ठीक है। किडनी को इन्वॉल्व करें तो हिमेचूरिया होगा। तो ये आपने याद रखना है, गुड पास्चर सिंड्रोम में लंग्स एंड किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। जब दूसरी हमारी टाइप आती है जिसमें ग्रैनुलर टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह की डिजीज़ होती हैं, सॉरी 1 तरह की डिजीज़ होती है जो कि हमारी है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, या इसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जिसमें क्या हो रहा था, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ रही थी, सब एपिथेलियल हम्प्स बन रहे थे, ठीक है, एंडोथेलियल वहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन हो रही थी, यही हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे हमारे पास इस तरह से डिपोजिट हो जाते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, उसकी वजह से ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आती है। तो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस है, ठीक है, नेफ्राइटिस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो है ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से होता है, और इसमें क्या होता है कि सब एंडोथीलियल हमारे पास जो है ना, यूजुअली ये सब एंडोथीलियल हमारे पास होता है डिपोजिशन डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है। अब ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है रीनल डिजीज़ इन SLE, ठीक है। अब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस का आपको पता होना चाहिए कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो होता है ना, उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये दूसरी चीज़ है एक, ठीक है। डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडी एंटीबोजन कॉम्प्लेक्सेस होती है, डिपोजिशन होती है, वो डिफ्यूजली पूरी ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व करी होती है, ठीक है, मतलब एक रीजन को नहीं इन्वॉल्व करती। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस की जो टाइप होती है उसमें वैगनार होता है, माइक्रोस्कोपिक और पोलियंजाइटिस, ठीक है। अब इसकी ना एक हम देखते हैं। अब जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये आपकी स्लाइड है, ठीक है, और ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। स्लाइड के ऊपर आपको न्यूट्रोफिल्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स का दरमियान में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज़ हमारी बनती है ना न्यूट्रोफिल्स की, एक बनती है एंटीबॉडीज़ जो उसके न्यूक्लियस के अगेंस्ट बनती हैं, एक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसके साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट बनती हैं, ठीक है। तो जो हमारी उसके न्यूक्लियस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसको हम कहते हैं PN का, ठीक है, उसको हम कहते हैं PN का। और जो हमारी उसके साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट बनती हैं उनको हम कहते हैं CN का, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। आप देखें कि जो हमारी PN का की टाइप है ना, PN का, उसमें जो टाइप्स आती हैं वो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है और चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है, ठीक है। जो CN का होती हैं जिसमें साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज़, उसमें वी हैव द वैगनार, ठीक है। तो वैगनार जो है ये आप याद रख लो, ऐसे याद रखो कि जो वैगनार है ना, एक गाड़ी भी होती है, आई थिंक उसका नाम वैगनार होता है, तो वो बाहर की तरफ है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर गाड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, वैगनार। उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो CN का होंगी, ठीक है। और बाकी जो माइक्रोस्कोपिक एलिंजाइटिस है और चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब उनमें जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो PN का होंगी, ठीक हो गया। तो ये आपने बात याद रखनी है कि वैगनार जो है उसमें CN का बनती है, साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस और चर्क स्ट्रॉस में PN का बनती है, ठीक है।
और इसमें जो डिफरेंस आता है, हमने ना इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है गुड पास्चर सिंड्रोम में। गुड पास्चर सिंड्रोम में किस किस की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी? लंग्स की, किडनीज़ की, ठीक है। वैगनर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, किडनीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लस इसमें नेज़ोफेरिंक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आपने ईएनटी में नेज़ोफेरिंक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा वैगनर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें क्या होता है ग्रैनुलोमेटोसिस, सॉरी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ग्रैनुलोमास बनते हैं और वो हमारी नेज़ोफेरिंक्स के अंदर भी बनते हैं, ठीक है। आई थिंक टीबी के साथ हमने पढ़ा था, टीबी लेप्रोसी के चैप्टर में ना। अच्छा, तो ये उसमें भी हमने पढ़ा था, तो इससे आपने याद रख लेना है कि इसमें अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है लंग्स के सिम्टम्स के साथ, मतलब हीमोप्टोसिस हो रही है उसको, उसके हीमोचूरिया के साथ आ रहा है, तो फिर वो सिंपल गुड पास्चर सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर नेज़ोफेरेंस के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मीन्स उसको एपिस्टेक्सिस भी है या इस तरह से कुछ, तो फिर जो है ना एस्थमा, मतलब उसके अंदर इस तरह के नेज़ोफेरेंस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आप वेगनार की तरफ जाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रॉस सिंड्रोम होता है और जो माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास होता है ना, कहते हैं चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम जो है, और हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, दोनों के अंदर फिर हमारे पास बनती है ना एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि चर्क स्ट्रॉस है या माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस है, क्योंकि उनके अंदर दोनों के अंदर एंटीबॉडीज सेम है। तो जो चर्क स्ट्रॉस होता है उसमें ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन होती है, ईओसिनोफिल्स होते हैं और एज़मा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम चर्क स्ट्रॉस को माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इन्होंने नीचे फिगर्स दिखाए हुए हैं कि हम देख लेते हैं। सब एपिथेलियल हम्स बने हुए हैं। दिस इज़ ये हमारे पास जो है पोडोसाइट्स यहाँ पे करके ये हम बना हुआ है, दिस इज़ अ सब एपिथेलियल हम्प, ठीक है। तो ये जो है डिस्पोज ऑफ हो जाता है फिर इधर की तरफ, ठीक है, बोमन स्पेस के अंदर। लेकिन ये होता है कि सब एपिथेलियल हम्स भी हमें मिलते हैं छोटे छोटे यहाँ पे करके ना, लेकिन सब एंडोथेलियल भी मिलते हैं, सब एपिथेलियल मोस्टली बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, उसकी हमें आगे चीज़ पढ़नी है एक, कि इसमें ना क्रीसेंट्स बनते हैं ऐसे करके। ये कौन सी स्पेस है? ये तो सारा आपका ग्लोमेरुलाए हो गया ना। देखो किस तरह से ख़राब हुई हुई है किडनी, सारी बोमेन स्पेस ही ख़त्म हो गई हुई है, पता ही नहीं चल रहा बोमेंस कैप्सूल किधर है इसका, ठीक है। पीछे हमने नॉर्मल ग्लोमेरुलाई का स्ट्रक्चर देखा था, प्यारा सा वायर बोमेंस कैप्सूल था, उसमें बोमेन स्पेस थी, उसके अंदर ग्लोमेरुलस था। यहाँ पे देखें ये पूरी एक क्रीसेंट बन गई हुई है। ये क्रीसेंट जो बनी होती है ना, इसको, ये हमारी किस किस चीज़ से बनी होती है? फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस से बनी होती है, बोमेन स्पेस के अंदर ये बन जाते हैं क्रीसेंट्स। तो ये मतलब फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस जो हैं बोमेन स्पेस में जमा हो जाते हैं, क्रीसेंट्स बना देते हैं। तो ये जो है ना बोमेन स्पेस को बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन ऑलरेडी वो फिल्ट्रेशन बैरियर ही ख़राब हो गया होगा, सिंपल सी बात है। तो करेक्टराइज बाय क्रीसेंट्स इन द बोमेन स्पेस, ठीक है, जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और जो क्रीसेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? फाइब्रिन और मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक हो गया। क्लिनिकल पिक्चर एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस हेल्प्स रिजॉल्व द etiology, पता चल जाता है कि क्या हमारे पास जो है ना etiology है, वो किस तरह से, जो हमने टेबल अभी देखा है 12.1, उसके अंदर जो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखी है, ग्रैनुलर, लीनियर और पॉसी इम्यून, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक हो गया। तो ये था। उसके बाद छोटी मोटी डिजीज़ रहेगी, आईजीए नेफ्रोपैथी को हम बर्गर डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्लोमेरुलस का मेसेंजियम होता है ना, उसमें आईजीए कम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होती है। इसमें फिर क्या होता है, हिमेचूरिया होता है, ब्लड जो है वो यूरिन में आ रहा होता है, और साथ में गैस्ट्रोइंट्राइटिस के भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि आईजीए है ना। तो आईजीए जो है ये एक्चुअली मतलब मिकोज़ा को ही इन्फेक्ट, मतलब आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन है, तो ये हमारी जीएटी की भी म्यूकोसा को ख़राब करेगी, ठीक है। आईजीए प्रोडक्शन इज इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। सो दरअसल ना इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है, मुझे थोड़ा सा गलती लग गई है, कि पहले से पेशेंट को कोई ना म्यूकोजल इन्फेक्शन था, गैस्ट्रोइंट्राइटिस था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, आईजीए उसका लेवल बढ़ गया हुआ था। अब ये आईजीए जब बढ़ा हुआ था, तो वो जाके हमारी किडनी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, आईजीए कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इन्फेक्शन के बाद आईजीए प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है मेसेंजियम में, जो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में नज़र आ रही होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन एज अ ग्रैनुलर फ्लोरेसेंस, ठीक है। और ये रीनल फेलियर की तरफ जा सकती है। फिर आती है एल्पॉर्ट सिंड्रोम, ये जो है ना जेनेटिक हमारे पास होता है, ये एमसीक्यूज़ में आता होता है, मुझे भी आया था एमसीक्यूज़ में, इसके बारे में बताया, पूछा होता है उन्होंने कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें टाइप 4 कोलेजन का इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है, मोस्टली ये एक्स लिंक्ड होता है। एमसीक्यू जो आता होता है वो ये कि इसमें ना थिनिंग हो जाती है हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है।
थिकनिंग किस में हो रही थी, मेम्ब्रेनस में, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में। थिनिंग किस में हो रही है, एल्पॉट सिंड्रोम में। एल्पॉट सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो हेमेचूरिया के साथ आता है, सेंसरी हियरिंग लॉस के साथ आता है, ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस के साथ आता है। क्यों? क्योंकि कॉलेजिन नहीं है, टाइप 4 कॉलेजिन नहीं है। तो टाइप 4 कॉलेजिन एक तो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी खराब करेगा, ठीक है। आपको पता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है, कॉलेजिन से बनी होती है। तो किडनी की जब बेसमेंट मेम्ब्रेन में कॉलेजिन नहीं होगी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन हो जाएगी, ठीक है। और पेशेंट की जब कान के अंदर कॉलेजन नहीं होगा तो हियरिंग लॉस होगा, आँख के अंदर कॉलेजन नहीं होगा तो ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस आएंगी। सिंपल सी बात है, कॉलेजन नहीं है तो सारी प्रॉब्लम आ रही है। इस फिगर में आपको बताया हुआ है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हेमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया और आरबीसीज कास्ट आते हैं, ठीक है। इसमें बताया हुआ है कि ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद जो है किस तरह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ये बताया हुआ है। इसमें आईजीए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताया हुआ है कि आईजीए जो है वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमा हो जाती हैं और इस तरह से डैमेज करती हैं। एल्पॉट सिंड्रोम में क्या होता है, हियरिंग लॉस होता है, साथ में ग्लोमेरुलर मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिनिंग हो जाती है और आई की नॉर्मेलिटीज़ आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।